आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू भी दी, मैंने टेस्ट भी दिया, मेरा सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत ही अच्छी सैलरी भी मुझे दी उन्होंने। लेकिन ये हॉस्पिटल के लिए ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हॉस्पिटल भी है और इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये नहीं कोई छोटा-सा। जब मैं मेट्रो हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि 15 के बाद वैकेंसीज़ आएगी। तो मैंने क्या करा, मैं वहाँ से लोकेशन लगाई और मुझे ये हॉस्पिटल शो हुआ। तो जैसे ही मैंने ये हॉस्पिटल देखा तो मैं डायरेक्ट वहाँ के लिए चला गया। मेट्रो हॉस्पिटल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही मिल गया था मुझे ये। तो इसमें जब मैंने इंटरव्यू दी, पहले सबसे मेरा टेस्ट हुआ, टेस्ट में मुझे 20 में से 19 नंबर आए। उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा और इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे पूछे गए। मैं जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मेरे सारे वही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने सारे कोर्स में ऐड करे। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था। मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि वो कौन-सा क्वेश्चन था। लेकिन उससे पहले मैं हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ। तो ये जो हॉस्पिटल है ये वसुंधरा एन्क्लेव नियर अशोकनगर धर्मशिला मार्ग दुल्लापुरा न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो यहाँ पे आने के लिए आप मेट्रो स्टेशन से भी डायरेक्ट आ सकते हो, है ना? और ये जो हॉस्पिटल है पहले ये धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के नाम से था और उस टाइम पे शायद इसके बेड भी थोड़े से कम थे, लेकिन अभी ये धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल करके हो गया है। अब तो ये मल्टी स्पेशलिटी हो गया है और जो बेड है गूगल पे 400 से भी ऊपर दिखा रहे हैं और हॉस्पिटल को देखने से भी लगता है कि 400-500 से ऊपर ही बेड का है, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना? जैसे मैक्स की ब्रांचेस है बड़ी-बड़ी तो सेम ही है, उनसे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। और वीडियो में भी आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो इसका जो सैलरी पैकेज है ये सेम नारायणा के जैसा ही होगा, जहाँ नारायणा से ज़्यादा हो सकता है, कम तो खैर नहीं होगा। तो 25,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी एज़ ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस अगर आपको है तो फिर तो आपकी एक्सपीरियंस पे बेसिस पे आपको जितनी लास्ट सैलरी है उससे आप 3-4-5 हज़ार बढ़ा के माँग सकते हो। और डीएनसी यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप जाते हो, डीएनसी आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट उनको बोल दो कि मैंने डीएनसी अप्लाई कर रखी है। मैंने भी ऐसे ही बोला था कि मैंने डीएनसी अप्लाई कर रखी है, लेकिन मैंने नहीं करी थी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब आपकी डीएनसी आ जाती है आप दे देना। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने हॉस्पिटल में एंट्री करी तो सबसे जो पहला आपका काम है वो है एचआर में। तो एचआर जो है इनका बेसमेंट बैक साइड से आपको जाना पड़ेगा। बेसमेंट में यहाँ पे ये नीचे आप देख रहे हो, ये नीचे जाना है। बिल्कुल फ्रंट पे एक छोटा सा गेट है अंदर घुसने के लिए, तो वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे एक गार्ड बैठा होगा, तो गार्ड को आपको एंट्री वगैरह कर देनी है और गार्ड को आपको बोलना है कि मुझे एचआर में जाना है। वहाँ से घुसते ही लेफ्ट साइड को सीधा जाओगे तो आगे एचआर डिपार्टमेंट है। तो एचआर डिपार्टमेंट में जाके आपको अपना सीवी देना है और उनको बोलना है कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो वो आपको 2 फॉर्म देंगे, उसमें से पहला होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें पूरा आपकी बेसिक डिटेल जो भी है, आपको आप कहाँ से हो, आपकी कितनी स्टडी है, क्या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है ना? वो सारी चीज़ें, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भी होता है जिसके अंदर आपको अपना फुल एक्सपीरियंस मेंशन करना है, ठीक है? तो इनका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद वो आपको पेपर देंगे। तो इनका जो एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं था। मुझे ईज़ी इसलिए लगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैंने जो भी कोर्स वगैरह में स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ लेता रहता हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें मेरी रिवीजन होती रहती है, तो मुझे बहुत ईज़ी लगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में बताए हुए हैं जो इसमें पूछे थे। तो ये मेरा क्लियर हो गया। इसमें मुझे 20 में से 19 नंबर आए और 19 भी मुझे, एक जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो लिखा था कि सीपीआर के कंप्रेशंस कितने होते हैं 1 मिनट में। तो अब ऑप्शन में 80 लिखा था, 90 लिखा था, 100 लिखा था और 120 लिखा था। एज़ पर एसीएलएस जो इसका कंप्रेशन रेट होता है वो 100 टू 120 होता है। अब 100 उस पे टिक करो या 120 उस पे टिक करो, दोनों ही ऑप्शन में थे। मतलब एक ऑप्शन में 100 था, एक ऑप्शन में 120 था। तो मैंने उसमें 100 टू 120 की जगह पे मैंने 120 कर दिया। मुझे लगा 120 तक एटलीस्ट होनी चाहिए तो 120 कर देता हूँ, बट वो ऑप्शन उन्होंने गलत करके 100 पे कर दिया। उसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही राइट आंसर थे एक तरह से। 100 टू 120 तक नॉर्मल कंप्रेशन रेट होना चाहिए। उसके बाद जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, एचआर वालों ने मुझे सेकंड फ्लोर पे भेज दिया। जो सेकंड फ्लोर पे मैं गया था वहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिस है, तो वहाँ पे नर्सिंग सुपरवाइजर काफ़ी जाने घूम रहे थे उसके अंदर ऑफिस के। जैसे ही आप लिफ्ट से चढ़ोगे या फिर स्टेयर केस से ऊपर आओगे तो आपको डायरेक्ट वो सामने ही दिख जाएगा। तो वहाँ पे आपको उनको डायरेक्ट बोलना है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। एचआर वालों ने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला था। उसके बाद आधा घंटा वेट करने के बाद वहाँ पे उनकी जो सीएनओ थे या एनएस थे मुझे पता नहीं है, या डीएनएस जो भी थी, तो वो आई और उन्होंने मेरी इंटरव्यू स्टार्ट करी। तो इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 क्वेश्चन तो आप सबको ही पता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आपको अपनी इंट्रो देनी है। तो वो मैंने अपनी इंट्रो दी। उसके बाद आपने कौन-कौन से पेशेंट्स देखे हैं, जैसे कि मैंने उनको बताया था मुझे एक्सपीरियंस है।
तो उन्होंने पूछा कौन-कौन से पेशेंट देखे, तो मैंने वो सारे पेशेंट्स बता दिए जो मैंने देखे हैं अपने कार्डिक में या मेडिकल में या जहाँ पे भी मैंने देखे हुए, मैंने वो सारे क्वेश्चन बता दिए। जैसे मैं अपने कोर्स में नॉर्मल बताता हूँ ना कि यहाँ से लेके नीचे तक के सारे जितने भी डिपार्टमेंट और जितनी भी डिजीज कंडीशन आपको याद आ रही है वो सारे मैंने इसमें बोल दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एबीजी के बारे में पूछा और एबीजी की एक सिचुएशन दी थी कि पीएच इतना है, PCO2 इतना है, SCO3 इतना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे आप करोगे, है ना, वो सारी चीज़ें। तो एबीजी आप फुल अच्छे से पढ़ लेना। तो एबीजी के बारे में अगर आपको डाउट है, जब आप सोचते हो कि मैं जब भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो दी है, इस एबीजी के बारे में आपने पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। एबीजी अच्छे से मैंने इसमें पढ़ा रखी है। आप उसके बाद आपको कोई भी एबीजी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उनको आराम से बता पाओगे। तो इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसने मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर दिया। तो वो था कि डिफरेंस इन केयर इन कार्डिक ड्रेन एंड पल्मोनरी ड्रेन, मतलब कार्डिक ड्रेन और पल्मोनरी ड्रेन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनकी केयर में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या केयर करते हो और इसके अंदर क्या केयर करते हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद मैंने बता दिया, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं उनको अच्छे से बता नहीं पाया और वो मुझे भी पता चल गया कि मैं अच्छे से बता नहीं पाया, है ना। और उसमें मेरी जो गलती थी वो मुझे पता चल गई थी क्या थी, क्योंकि मैंने जिससे उन्होंने बोला, उन्होंने जस्ट केयर पूछा कि क्या केयर करोगे और मैं उनको डेफिनेशन बताने लग गया, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अवॉइड करो, आपको जो पूछा है उतना ही आंसर करो। बट स्टिल मुझे पता है जब हम इंटरव्यू देते हैं उस टाइम पे हमारा जो फोकस होता है ना, उस टाइम पे आप ये सारी चीजें रिमाइंड नहीं करते हो कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उस टाइम पे जो आपके दिमाग में आया वही आप आउटपुट दे देते हो। तो मेरे जो दिमाग में यही आया, पहले मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, है ना, तो उसी में मैं बताने लग गया पेरिकार्डियोसेंटेसिस और पैरासेंटेसिस, जो कि दोनों सेम होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें और ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया कि देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से सुन लो, मैंने जस्ट केयर पूछा है, आपसे मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी और आप डेफिनेशन मत बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप जस्ट मुझे उसकी केयर बता दो, है ना। तो फिर मैंने इस तरीके से स्टार्ट करा, केयर बताने लग गया कि उसमें क्या केयर करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पल्मोनरी ड्रेन में क्या ध्यान रखना है, कार्डिक ड्रेन में क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं उनको बताने लग गया। तो उसके बाद उन्होंने आधा ही अभी हुआ था मेरा, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा सोच रही है कि क्या यार एक ही क्वेश्चन को खींच रहा है, तो वो मुझे उनके चेहरे से ही पता चल गया था। बट स्टिल मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको वही बता रहा हूँ। और उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने, फिर अभी जैसे मैं बोल ही रहा था, उन्होंने पूछा कि अच्छा पोटेशियम के बारे में बताओ, पोटेशियम कैसे देते हो। तो KCl आपको सबको पता है हाई रिस्क में आता है, हाई रिस्क में क्यों आता है वो भी उन्होंने पूछा, उसकी राइट डाइल्यूशन क्या है, कैसे है, कितने टाइम में देते हैं, वो सारी चीज़ें वो मैंने उनको बता दी। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर क्या करते हो, मतलब आपके पास कोई अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब कोई भी पेशेंट आता है ER से ही आ गया, या मान लो आप ही का पेशेंट कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे। BLS हमें हमेशा याद रखना है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में है तो ACLS को फॉलो करो। अगर पेशेंट बेड पे है तो सीम सेफ्टी आपके पास है ही है ना, बेड को स्ट्रेट कर सकते हो, है ना, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो, कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हो, कैरोटिड पल्स ही क्यों चेक करते हो वो भी आपको उनको बताना है ना। और उसके बाद जो भी आपका CPR वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि एक पेशेंट है जिनको 2 दिन पहले कैमरा लगा था और आप मेडिसिन दे रहे हो और जो मेडिसिन है वो वहाँ पे बल्ज हो रहा है, मतलब वेन में नहीं जा रही, पेशेंट को पेन भी हो रही है और वो बल्ज होने लग गया है, तो उसको आप क्या बोलोगे। एक्स्ट्रावेसेशन जो हम बोलते हैं मैंने उनको बता दिया। तो फिल्बाइटिस आप उस टाइम पे नहीं बोलते जब तक फिल्बाइटिस के साइन ना हो। तो फिल्बाइटिस के साइन आपको पता है, पेशेंट को पेन होती है, इरिथमा होता है, रेडनेस हो जाती है ना, इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। बट इसमें क्या है कि जस्ट फ्लूइड, उन्होंने मुझे पूछा कि फ्लूइड वेन से बाहर गया तो क्या बोलोगे, तो उसको आपको बताना है कि एक्स्ट्रावेसेशन बोलते हैं जब भी सराउंडिंग टिश्यू में फ्लूइड फिल होने लग जाता है, वेन से बाहर जाने लग जाती है मेडिसिन या फ्लूइड, तो उसको हम बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ITIS, वही फिल्बाइटिस जो ITIS है वो क्यों बोलते हैं, किस किस के साथ हम बोल सकते हैं, क्या होता है ITIS का, तो हम सबको पता है इन्फ्लेमेशन होती है। एक तरह से बहुत सारे सुफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे EMIA EMIA हम यूज करते हैं कि जो ब्लड के रिलेटेड है, ऐसे ही ITIS हम यूज करते हैं, है ना, जो कि इन्फ्लेमेशन को बताता है, चाहे किसी की भी हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है ना, तो ऐसे ही फिल्बाइटिस हो सकता है। ITIS बैक पे लग रहा है। तो बस यही क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, आपने क्यों छोड़ दिया है, पुराना हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें, नॉर्मल मतलब कैजुअल टॉक थी वो, तो वो हुई, बस इतने ही चीज़ें थी, इतने ही क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो गलती मैंने करी वो आपको नहीं करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो छोड़ दो, लेट इट गो, उनको बोलो सॉरी मुझे नहीं पता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो।
तो बस इतनी बात होती है, इसको अच्छे लंबी खींचोगे ना तो उससे आप ही फँसोगे। तो अगर मैं भी उस टाइम पे यही बोल देता कि सॉरी मैम मेरे से बताया नहीं जा रहा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। तो उसके बाद जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे वो सब मुझे पता थे, है ना? क्योंकि वो सारे मैंने अपने कोर्स में ऐड करे हुए हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ रिवाइज़ करता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे वो सारे पता है। बाकी आपको भी अगर मेरा कोर्स जॉइन करना है, आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। और अगर आपको इसी हॉस्पिटल में जाना है तो इनके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, क्वेश्चन पेपर इनको मिल जाएगा आपको, और कैसे आंसर करने सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो कोर्स जॉइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स जॉइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 3999 और 2500 वाला मेरे 2 कोर्स हैं, दोनों में से जो भी आपको लेना है, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिसके साथ वो ले सकते हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इसके बाद थोड़ा-सा दिल्ली से बाहर जाके भी कुछ हॉस्पिटल्स को रिवील करूँगा, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो में बस यही था, कोई और सजेशन देनी है या किसी और हॉस्पिटल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे हॉस्पिटल के नाम सजेस्ट कर सकते हो। हॉस्पिटल 200 बेड से ऊपर वाला होना चाहिए, उन सब हॉस्पिटल में मैं ज़रूर जाऊँगा अगर आप बोलोगे। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।